कक्षा 11वीं कॉमर्स बी विषय बही खाता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटेंसी, और पुस्तकों में छपा हुआ है लेखांकन। लेखांकन क्या होता है ये आप देखिए। बही खाता शब्द का अंग्रेजी अनुवाद बुक कीपिंग है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है बुक और दूसरा है कीपिंग। बुक का अर्थ होता है पुस्तक, कीपिंग का अर्थ होता है रखना। पुस्तकों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने की क्रिया को हम बुक कीपिंग कहेंगे। इसका हिंदी में अर्थ होगा लेखांकन या बही खाता। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो बुक धन कीपिंग अर्थ होता है किताबों को रखना। अतः व्यावसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिपिबद्ध का अर्थ होता है लिखना। लिपिबद्ध का अर्थ हुआ क्या? लिखना। लिपिबद्ध करने की कला एवं विज्ञान है। लिखना और उसको व्यवस्थित ढंग से लिखना, ये दो तरीके से लिखने की कला को हम कहेंगे कला एवं विज्ञान ही बही खाता कहलाता है। अब अपन देखेंगे, एक विद्वान बीरमैन ने और डेविड ने कहा है, लेखांकन को वित्तीय सूचना के पहचानने, लिखने की क्रिया को पहचानने, मापने, लिपिबद्ध करने तथा संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक और परिभाषा यहाँ पर बताई एक विद्वान ने, लेखांकन मुख्य रूप से वित्तीय स्वभाव के व्यावसायिक व्यवहारों एवं घटनाओं को लिपिबद्ध करने एवं वर्गीकृत करने का एक विज्ञान तथा इन व्यवहारों एवं घटनाओं का अर्थपूर्ण संक्षिप्त विवरण तैयार करने, विश्लेषण एवं व्याख्या करने और उन व्यक्तियों को परिणामों को संप्रेषित करने की कला है जिन्हें निर्णय लेने अथवा राय बनानी। बही खाते के अंतर्गत अंकों को लिखना, उनका जोड़ना, घटाना, क्रय विक्रय, ये सारी चीज़ें करने के बाद में उसका जो परिणाम आता है वो अपन कहते हैं उसका जो निर्णय होता है उससे ये राय बनती है। अब आगे देखेंगे लेखांकन का महत्व। लेखांकन बही खाता रखने से किन किन व्यक्तियों के लिए लाभ होते हैं। सबके पहले होता है व्यापारियों के लिए लाभ, दूसरा होता है सरकार को लाभ, और तीसरा होता है विनियोजकों को लाभ और कर्मचारियों को लाभ। पहले पॉइंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यापारियों के लिए कौन से लाभ होते हैं। व्यापारी की स्मरण शक्ति इतनी तेज नहीं रहती कि जो माल खरीद कर के लाए हैं वह कितने का है और उस पर कितना खर्चा लगा है या कितने उसको बेचना चाहिए। इसके लिए बही खाते के अंतर्गत वह स्मरण शक्ति, किसी भी व्यापारी की स्मरण शक्ति कितनी भी अधिक तेज क्यों ना हो, वह अपने सभी लेनदेनों को याद नहीं रख सकता। अतः हिसाब किताब लिखते समय इस नियम का पालन करना चाहिए, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। इस प्रकार हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और प्रत्येक लेन देन का तुरंत अपने को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर कर निर्धारण में सहायता। आजकल सरकार क्या है, जितना माल बेचते हैं, खरीदते हैं, व्यापार करते हैं, उसके ऊपर कर लेती है, टैक्स लेती है। सरकार यदि टैक्स नहीं ले तो सरकार उसकी चल नहीं सकती है। तो टैक्स लेने के लिए भी हमें बही खाते रखने की आवश्यकता होती है। आयकर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक है कि व्यापारी को हिसाब किताब लेखांकन के उचित नियमों के अनुसार रखा जाए ताकि सही लाभ का निर्धारण किया जाए और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। न्यायालय में प्रमाण। कभी कभी क्या होता है कि व्यापारियों के बीच में और ग्राहकों के बीच में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे मतभेदों को दूर करने के लिए हम अपने बही खाते न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। वो न्यायालय में अपने बही खाते साक्ष्य का काम करते हैं, साक्ष्य गवाह का काम करते हैं और न्यायाधीश उन बही खातों को देख करके उचित न्याय दे सकते हैं। व्यापार बेचने में सहायक। कई बार क्या होता है, हमें अपना व्यापार बेचना है
4 साल 5 साल अपन ने व्यापार किया, देख लिया कि घाटा हो रहा है तो अपन उस व्यापार को बेचते हैं। तो हम अपना पूरा हिसाब किताब तैयार करके कि माल अपना कितने का बचा हुआ है, कितने का बेच दिया, कितने का फर्नीचर है, कितने के पंखे हैं, अलमारियाँ, ये सब टोटल लगा करके वो व्यापार बेचने में भी बही खाते हमें सहायता देते हैं। ऋण वसूली में सहायता, हमारे बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जो ग्राहकों को उधार माल बेचते हैं। अब उधारी वसूल करने के लिए हम बही खाता ले जाते हैं और बही खाता देख करके ग्राहक के घर जा कर के पैसे वसूल कर सकते हैं। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए संस्था बहुत बड़ी होती है, उसमें एक कर्मचारी से लेकर के 30-40 कर्मचारी रहते हैं। वो कर्मचारी कब आते हैं, कब जाते हैं, कितने घंटे काम करता है, कौन से आदमी, कौन सा कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहा है, इन सब चीज़ों की देखरेख के लिए हमें बही खाता रखने की आवश्यकता पड़ती है। नियमबद्ध लेखा होने से अशुद्धि, छल कपट, जालसाजी, गबन आदि की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इसका पता सरलता से लगाया जा सकता है और उसके लिए उचित कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए भी हमें बही खाता रखना आवश्यक है। अगला पॉइंट है लाभ हानि का ज्ञान। लेखांकन के द्वारा व्यापारी को सरलता से यह ज्ञान हो जाता है कि व्यापार में लाभ हो रहा है अथवा हानि। यदि हानि हुई तो उसके क्या कारण हैं, उन कारणों को कैसे नियंत्रण में पाया जा सकता है, इस दिशा में विचार करना चाहिए। लाभ हानि जानने के लिए हमें बही खाता रखना आवश्यक है। यदि हम ग्राहक की सेवा ज़्यादा करेंगे, उसको ज़्यादा कमीशन दे देंगे या कम कीमत में माल दे देंगे तो हमको नुकसान हो सकता है। अर्थात लाभ हानि जानने के लिए भी हमें बही खातों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है मतभेदों के निपटारे में सहायक। कई बार ग्राहक के बीच में और व्यापारी के बीच में मनमुटाव हो जाता है। उस मनमुटाव को दूर करने के लिए बही खाता एक प्रमाण का काम करते। कई बार ऐसी स्थिति होती है, ग्राहक पैसे देने के लिए गया, उसे याद है कि 200 रुपया देना है, उसने 200 रुपये दिए। उसी समय व्यापारी का बालक आता है और कहता है पिताजी मुझे 200 रुपये चाहिए। वो 200 रुपये उठा के बच्चे को दे देते हैं, वही खाते में नोट नहीं कर पाते। 8 दिन बाद 15 दिन बाद व्यापारी उस ग्राहक को टोकता है, भैया आपने पैसे नहीं दिए। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत ग्राहक कहता है भैया मैंने 200 रुपये आपको दिए थे, ये उस समय आपका बालक आया था, आपने उसको दे दिए। दुकानदार नहीं मानता है, परंतु ग्राहक ने अपने यहाँ पर एक किताब रखी है, एक बही खाता रखा है और उस बही खाते में लिखा था 200 रुपया अमुक तारीख को इतने बजे मैंने दिए, उस समय लिख देता है। वो ग्राहक की जो लिखा पढ़ी है वह व्यापारी मान लेता है और उसके 200 रुपये जमा कर देता है। इस प्रकार से मतभेदों के निपटारे में भी बही खाता हमारी सहायता करता है। कई प्रकार निर्णय लेने में सहायक। व्यापारी को समय समय पर विभिन्न व्यावसायिक निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि हिसाब व्यवस्थित ढंग से रखा गया है तो व्यापारी को शीघ्र निर्णय लेने में सुविधा होती, क्योंकि उसके सामने व्यापार की लाभ हानि, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय की कार्यक्षमता की स्थिति स्पष्ट रहती है। जब अपन व्यापार करते हैं उस समय हम माल खरीद करके लाते हैं, खरीदने के बाद उसके खर्चे लिखते हैं, खर्चे लिखने के बाद फिर अपन उसकी बिक्री करते हैं, बिक्री करने के बाद अपन साल के अंत में देखते हैं कि उसका अंतिम स्टॉक कितना बचा हुआ है, अंतिम स्टॉक कितना बचा है और बिक्री कुल सब घटाने के बाद में शुद्ध सकल लाभ की जानकारी प्राप्त होती है। तो उसे फिर उसके बाद वह लाभानी खाता बनाता है। लाभानी खाते के अंतर्गत सकल लाभ लिखता है समाकलन की तरफ, और विकलन की तरफ जितने भी खर्चे होते हैं वो खर्चे लिखे जाते हैं। सकल लाभ में से हम खर्चे घटा देते हैं तो हमें शुद्ध लाभ की जानकारी होती है। इस शुद्ध लाभ को हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, स्थिति विवरण वर्ष के अंत में उस पूंजी में इसको जोड़ देते हैं। इसका सूत्र है पूंजी धन शुद्ध लाभ ऋण आहरण बराबर पूंजी कहलाएगी। तो व्यापार की पूंजी की जानकारी हमें बही खाता रखने से प्राप्त हो जाती है। तुलनात्मक अध्ययन करने में सुविधा। हमने पिछले साल कितनी बिक्री की, कितना टैक्स दिया, कितनी बिजली के बिल दिए, कितनी मजदूरी दी, कितना हमने ग्राहकों के लिए कमीशन दिया, व्यापारिक बट्टा दिया, ये सब हमें जानकारी बही खाता रखने से पता चल जाती है। अब अगला पॉइंट आता है सरकार को कौन कौन से लाभ होते हैं।
ये तो हो गया अपना व्यापारी के लिए लाभ। अब सरकार के लिए करारोपण में सुविधा होती है। सरकार व्यापारियों एवं उद्योगों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलती है। व्यापारियों, उद्योगपतियों आदि का कर निर्धारण, करों की वसूली उनके द्वारा बनाए गए लेखों के आधार पर होती है। सरकार के लिए करारोपण की सुविधा प्राप्त हो जाती है। उपक्रम की वित्तीय स्थिति की जानकारी, सरकार को ये पता चल जाता है कि सामने वाले की स्थिति कितनी है। इस जानकारी के आधार पर सरकार उपक्रम के भविष्य के बारे में उचित निर्णय ले सकती है कि ये लाभ में चल रहा है या घाटे में चल रहा है। वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में सुविधा, यदि व्यापारी की स्थिति अच्छी है तो उसके लिए सरकार ऋण भी देने के लिए तैयार हो जाती है। सरकार आमतौर पर विभिन्न उद्योगों को सहायता एवं ऋण देती है। उद्योगों व व्यवसायों को ऋण देने या न देने का निर्णय उनके लेखों का निरीक्षण कर किया जा सकता है। लाइसेंस देने का आधार अगला पॉइंट है। बही खाता लेखांकन द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुज्ञा पत्र देने में सरकार को आसानी रहती है। अगला पॉइंट है अपना विनियोजकों के लिए लाभ। जो पैसे रख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, विनियोजक मतलब अपना पैसा उद्योगों में लगा सकते हैं या उद्योगपति उसको बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कहीं बीमा कंपनियों में रख सकते हैं। तो विनियोजकों के लिए लाभ देखिए, किसी भी उद्योग में अपना धन लगाने के पूर्व विनियोजक उस संस्था की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करके निर्णय लेता है। इस हेतु लेखांकन के द्वारा तैयार किए गए अंतिम खाते अत्यंत सहायक होते हैं। कर्मचारियों के लिए लाभ है, वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर कर्मचारी अपने पारिश्रमिक, बोनस आदि के बारे में उचित निर्णय ले सकते हैं। ये देखा। अब बही खाता पढ़ने के लिए हमारे सामने ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिन शब्दों के द्वारा हम बही खाते की जानकारी करते, ये कहलाते हैं पारिभाषिक शब्द। जैसे एक शब्द आता है सौदा। सौदे का तात्पर्य होता है जब कोई वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है उसे हम सौदा कहते हैं, बेचने के उद्देश्य से। यदि सौदों को मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो वे व्यावसायिक सौदे की श्रेणी में नहीं पाए जाते। दूसरी चीज़ है, व्यापार करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। हम पूंजी लगाते हैं जिससे हमारा व्यापार चालू होता है। ये किसी विशेष समय पर व्यापार की संपत्ति का उसकी देयता पर जो आधिक्य है वह व्यापार की पूंजी कहलाती है। इसका सूत्र है संपत्ति ऋण देयता बराबर पूंजी कहलाती है। ये पूंजी भी 3 प्रकार की होती है। पहले होती है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी से तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत इस प्लांट है, मशीन है, भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, इस एक बार पैसा लग गया, ये दोबारा पैसा इसमें से निकलता नहीं, इसको कहते हैं स्थायी पूंजी। जैसे अपने यहाँ विवेकानंद स्कूल है, इसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है ये स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती है। दूसरा है चल पूंजी। ऐसी संपत्तियाँ जो बिना विक्रय के उद्देश्य से की जाती हैं उन पर विनियोग की गई पूंजी चल पूंजी कहलाती है। पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा माल और बेचने के लिए, जैसे स्टॉक अपन ने खरीदे, माल का स्टॉक है। अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ। तीसरी है कार्यशील पूंजी। इस कार्यशील पूंजी के अंतर्गत दैनिक कार्यवाही की पूर्ति के लिए रखी गई पूंजी कार्यशील पूंजी कहलाती है। जैसे माल के क्रय करने में, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों के भुगतान करने के लिए रखी जाती है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि चालू संपत्ति का चालू दायित्वों पर अधिक कार्यशील पूंजी कहलाता है। चालू संपत्ति ऋण चालू दायित्व बराबर कार्यशील पूंजी होती है। अब कई बार क्या होता है कि व्यापारी अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार में से कुछ पैसे निकालता है। लड़की की शादी करना है, लड़के की शादी करना है, तीर्थ यात्रा जाना है, दान करना है, यज्ञ में पैसे देना है, या किन्हीं प्रकार से पैसे फर्म में से निकालता है। इन सब कार्यों के लिए कहा जाता है आहरण या निजी खर्च। आहरण या निजी खर्च व्यापार के स्वामी द्वारा निजी कार्य के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रोकड़ या माल निकाला जाता है वह उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। एक कपड़े का व्यापारी है, उसने अपने परिवार के सदस्यों के लिए 600 रुपये का कपड़ा लेता है तो उसका आहरण या निजी खर्च कहलाएगा, यह विक्रय नहीं कहलाएगा।
जैसे एक व्यापारी ने अपने लड़के की शादी में कुछ सामान निकाला और कुछ रुपए निकाले, इस क्रिया को अपन आहरण कह सकते हैं, यह निजी खर्च कहलाता है। एक चीज़ आती है हिरास। जब मशीनें व्यापार में चलती हैं तो घिसती हैं, उनमें टूट फूट होती है, उनमें माल मशीन को बेचने में कम पैसे मिलते हैं, इस क्रिया को कहते हैं क्षय या आहरण। आहरण की भी आहरण की भी, हिरास की उत्पत्ति की भी कई विधियां हैं। जैसे पहले दुर्घटना के घिसने के कारण हिरास होता है, दुर्घटना होने के कारण होता है, बाजार मूल्य गिर जाने के कारण होता है, या रुचि से कोई चीज़ अलग हो जाती है, फैशन से अलग हो जाती है, इस कारण से वस्तुओं में हिरास उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक कार खरीदी एक व्यापारी ने, 15 दिन हुए और कार जा रही थी यहाँ से सोहागपुर से पिपरिया के लिए, रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यदि व्यापारी उसको कार को बेचेगा तो नई कार की कीमत नहीं मिलेगी उसको, वो कम पैसे मिलेंगे, ये दुर्घटना के कारण होता है। रुचि, फैशन में परिवर्तन, अपनी रुचि बदल गई। पहले लोग टोपी लगाते थे, आजकल टोपी लगाना बंद हो चुका है, पगड़ी पहनते हैं। अब कुछ दिन बाद पगड़ी बंद हो जाएगी, खुले सिर फिरेंगे। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैशन के हिसाब से उनकी अच्छी रहती हैं, नई रहती हैं, सुंदर दिखती, पर फैशन उसकी नहीं है, तो उसमें अपने आप कमी आ जाती है। इस क्रिया को भी अपन हिरास की श्रेणी में कह सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको पहले अपन खरीद करके लाएंगे, इस क्रिया को कहते हैं क्रय। जब कोई वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है उस क्रिया को क्रय कहते हैं। एक क्रय भी दो प्रकार का होता है, उधार क्रय खरीद करके लाते हैं या नगद क्रय खरीद के लाते हैं। जब व्यापारी नगद पैसे दे करके माल खरीद के लाता है उसे नगद क्रय कहते हैं। जब खरीद करके पैसे बाद में देता है उसे उधार क्रय कहते हैं। इसी प्रकार से विक्रय, ये माल बेचने के उद्देश्य से जो क्रिया होती है, वस्तुएं बेची जाती हैं, उसे विक्रय कहते हैं। उस माल की बिक्री को पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया था विक्रय कहलाएगी। यदि किसी स्थायी संपत्ति के विक्रय किया है तो इसे विक्रय नहीं होगा। विक्रय में नगद या उधार दोनों को शामिल किया जाता है। फिर आता है प्रमाणक। जब कोई माल अपन खरीदते हैं या बेचते हैं उसके लिए प्रमाण स्वरूप में अपने को रसीद देना पड़ती है, उस रसीद को प्रमाणक कहते हैं। उस रसीद में फर्म का नाम लिखा रहता है, समय लिखा रहता है, दिनांक लिखा रहता है, वस्तु लिखा रहता है, वस्तु का नाम लिखा रहता है, दर लिखी जाती है और कीमत लिखी जाती है। 4-5 प्रकार की वस्तुएं रहती हैं तो उनका टोटल लगा करके और वो रसीद दी जाती है। उसे प्रमाणक या वाउचर के नाम से अपन जानते हैं। ये प्रमाणक न्यायालय में वादों के निपटारे के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है कटौती। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्यापारिक कटौती और दूसरी होती है रोकड़ी कटौती। ये व्यापारिक कटौती जैसे छपी किताबें खरीद करके हम इंदौर से लेकर के आते, एक 200 रुपये की किताब है, वो इंदौर में खरीदो तो 200 की मिलेगी और सोहागपुर में ले तो 200 की मिलेगी। पर सोहागपुर के विक्रेता को इसके ऊपर पैसा क्या मिलेगा, वो कुलीगिरी थोड़ी करेगा। इसलिए इंदौर वाला व्यापारी इस छपी कीमत के ऊपर उसको 25% कमीशन देता है या 20% देता है, तो 200 रुपये के ऊपर 40 रुपया उसका कमीशन बनता है। ये 40 रुपया सोहागपुर के व्यापारी को मिल जाते हैं। अब इसी के अंतर्गत आता है रोकड़ी बट्टा। अब सोहागपुर का व्यापारी इस 200 रुपये की किताब को बच्चों के लिए 190 रुपये में बेच देता है, क्योंकि उसको 40 रुपये कम में मिली थी, अब 10 रुपये कम में वो बच्चों को दे देता है। इसे रोकड़ी बट्टा कहते हैं। रोकड़ी बट्टे में नगद खरीदने पर ये रोकड़ी बट्टा दिया जाता है। इतने ठीक, धन्यवाद।